हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हम लोग संविधान चैप्टर पढ़ रहे हैं और संविधान में हमने भाग 4 को पिछले क्लास में देखे थे और आज हम देख रहे हैं अगला टॉपिक जो है प्रस्तावना भाग और अनुच्छेद अनुसूची के बारे में। पिछले क्लास में जो मैंने बताया था उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है क्या होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो देश में जो हम बताए थे कि चलाने वाली जो सरकार होती है जिसमें जनता की भागीदारी है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और हमने बताया था कि देश को चलाने वाला जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि हो, यानी डायरेक्ट जनता भाग न ले चुनाव में, उससे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति, विधान परिषद, राज्यसभा का चुनाव बताए थे। और डायरेक्ट चुनाव में मैंने बताया था आपको आपका पीएम का चुनाव, सीएम का चुनाव, मुखिया का चुनाव। उसके बाद हमने आप चर्चा किया था कि संविधान लचीला एवं कठोर क्यों है। तो संविधान संशोधन के आधार पर मैंने बताया था कि लचीला एवं कठोर क्यों है। तो साधारण बहुमत से अगर कोई पास होता है कानून तो हम कहते हैं कि लचीला है। इसी का आपको रूप देखने को मिलेगा कि अभी तक 100 से जो पार संविधान संशोधन हुआ है ये संविधान लचीला है। और उसके मैंने बताया था कि संविधान जो है लोकसभा राज्यसभा से पास होने पर जो राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है उसके बाद भी आधा राज्यों से 2/3 से पास करवाना होता है, तो वो प्रक्रिया जो है कठोर हो जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि अंग्रेजी शासन में क्या होता था। जब देश में अंग्रेजों का शासन था तो उसमें संविधान संशोधन न होकर पूर्ण रूप से संविधान ही बदल दिया जाता था। आपने सुना होगा 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, इसी तरह से एक्ट होता था। एक एक्ट को बदल के दूसरा एक्ट लाया जाता था। लेकिन उसी का रूप जो है हम लोग का संविधान जब बना तो उसमें एक संशोधन प्रक्रिया है, कुछ जोड़ना है, सुधार करना है, तो संशोधन कर करके हम लोग उसमें नया बिल पास करते हैं, कोई चीज़ संशोधन कर करके। तो अंग्रेजों से हम लोग का संविधान कुछ अलग है। फिर हमने देखा था कि संविधान संशोधन तैयार करने में 75% जो बात है वो 1935 का 1773 का एक्ट से लेकर के जिस तरह से एक्ट है वो 1935 का एक्ट से हम लोग 75% बात अपने संविधान में शामिल किए थे। और जो 25% जो बातें बच गई थी वो हमने दूसरे देश से लिया। हम लोग अपने संविधान में दूसरे देश से उसको शामिल किए, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, बहुत अन्य और भी बातें हैं जो हम लोग अन्य देशों से लिए हैं 25%। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। आज हम लोग का टॉपिक है वो है प्रस्तावना भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। चलिए, प्रस्तावना जिसको हम लोग इसको उद्देशिका भी कहते हैं या इसी का इंग्लिश नाम है प्रियम्बल। प्रस्तावना को ही उद्देशिका या प्रियम्बल कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब कोई आप किताब खोलते हैं, सरकारी किताब है, तो आप देखते होंगे कि पहला ही पेज में या सबसे लास्ट पेज में वो एक संपादकीय टाइप का होता है और उसमें लिखा हुआ था है प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार अपने किताब को खोलकर पूरा अध्ययन कीजिए, प्रस्तावना को पढ़िएगा तो बात आपको समझ में आएगी। तो मैं उसके बारे में कुछ यहाँ बताता हूँ। कहा कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना वो संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा कहने का मतलब कि आप एक तरफ पूरी संविधान को पढ़िए और एक प्रस्तावना को पढ़िए। संविधान का प्रस्तावना एक निचोड़ है पूरे संविधान का। कहने का मतलब है कि निचोड़ का मतलब कि पूरा संविधान हम लोग पढ़ेंगे और एक प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संविधान का एक छोटा रूप है प्रस्तावना, जिसको हम लोग कहते हैं कि लघु संविधान। ये संविधान का छोटा रूप है जिसको हम लोग कहते हैं कि लघु संविधान। तो प्रस्तावना को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। तो यहाँ लिख भी देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना जो है वो लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए,
तो प्रस्तावना में जो बात लिखी गई है उसके सामने मैं आपको रखता हूं। कहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्र विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म, पूजा, समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में भ्रातृत्व जिसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित रहे तथा वर्णन करने के लिए इस संविधान सभा ने आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करता है। यानी जो प्रस्तावना लागू हुआ वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। अब क्या है, कह रहा है कि जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना का एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है कुछ न कुछ उसके बारे में, संविधान के बारे में बताता है। अगर उसका हम लोग विस्तार रूप से अध्ययन करें तो, क्योंकि लघु संविधान इसी वजह से कहा जाता है कि पूरा संविधान अगर हम पढ़ रहे हैं और उसका छोटा रूप अगर लघु संविधान प्रस्तावना पढ़ ले तो उतना बराबर हो जाएगा। अब है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना के विरुद्ध कोई न्यायालय में परिवर्तनीय, न्यायालय में बात नहीं होगा। फिर क्या बोलता है बात कि इसमें मूल बात किसे कहेंगे? मूल बात मतलब वैसा बात जिसमें संसद की कोई क्षति ना हो, वैसा बात जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति बात ना कहा गया हो जिससे लोगों को हानि हो, वैसा बात कोई इसमें शामिल नहीं किया गया होगा। तो मूल बात जो संशोधन जो आपको प्रस्तावना में लिखा गया है उस मूल बातों को छोड़कर कह रहा है कि संशोधन का अधिनियम है। यानी मूल बात को छोड़ करके प्रस्तावना में हम लोग और भी बात जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखें कि जरूरी के हिसाब से हम लोग एक 42वां संशोधन 1976 में किए। तो संविधान में एक संशोधन हुआ 42वां संशोधन 1976। आखिर हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसा जरूरी पड़ा संविधान में संशोधन, संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। यही तीनों शब्द को जोड़ने के लिए संविधान के प्रस्तावना में हम लोग का संशोधन करना पड़ा। अब बात यहाँ दो तरह से होता है, एक होता है कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन और एक होता है कि संविधान में संशोधन। तो दोनों अलग बात है। अगर संविधान में संशोधन की बात कहती है तो संविधान में संशोधन अभी तक 100 से ऊपर हो चुका है। जो आप लोग देखे होंगे कि 10% आरक्षण की बात हुई, उसके बाद जीएसटी वगैरह बिल आया जिसमें संशोधन करके बिल पास हुआ। तो ये संविधान में संशोधन हुआ, ये 100 से ऊपर बार हो चुका है, 100 से अधिक बार हो चुका है। लेकिन वहीं अगर प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका या प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार, अभी तक जब से प्रस्तावना बना और अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976। और इसमें जो है तीन शब्द, तीन बातें जोड़ी गई। एक बात है आपका है पंथ निरपेक्ष, दूसरा है समाजवाद और तीसरा है अखंडता। उसके बाद हम लोग इसको विस्तार रूप से समझेंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो पंथ निरपेक्ष, जैसा कि आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे धर्म निरपेक्ष, तो किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। सभी धर्म एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बने तो कह दे कि केवल हिंदू ही धर्म को हम वैल्यू देंगे, कि किसी मुस्लिम देश को ही हम वैल्यू देंगे, किसी सिख देश को, सिख धर्म को हम वैल्यू देंगे। तो ऐसी बात नहीं है। यानी कोई भी सरकार अगर बनेगी तो सभी धर्म को मिलाकर चलेगी। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर किसी एक धर्म पर विशेष जोर देगी। तो हमारा संविधान का संशोधन जो हुआ प्रस्तावना में, इसी बात को लेकर हुआ कि हम लोग का पंथ निरपेक्ष शब्द जुटा। संविधान में कौन शब्द जुटा? पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि सभी धर्म एक समान है, सरकार सभी धर्म को एक समान देखेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। आगे का टॉपिक है समाजवाद। समाजवाद कहने का मतलब है कि किसी तरह से बंधन से मुक्त है,
किसी भी तरह के बंधन से मुक्त है, वो सामाजिक व्यवस्था होगी, यानी समाज के लिए वैसा काम होगा जो हर समाज के लिए हो, वो सब के लिए फायदेमंद हो, वैसा शब्द इसमें शामिल किया गया है। कोई भी बंधन से मुक्त होगा, वो किसी के अंडर में नहीं होगा, तो वही है सामाजिक व्यवस्था। जो किसी भी तरह से बंधन से मुक्त है वो है समाजवाद, जो हम लोग का संशोधन करके इसमें जोड़ा गया। तीसरा है अखंडता। देखिएगा, एक होता है खंड मतलब टुकड़ा, और अखंड मतलब कि टुकड़ा नहीं। तो हम लोग अखंड हैं। अखंड कहने का मतलब कि हम सभी भारतीय एक हैं, खंडित नहीं है। आज हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये जाति का है, वो जाति का है, अलग अलग जाति का है, अलग अलग धर्म का है, लेकिन अगर देश में कोई संकट आती है, कोई आपदा आती है, अगर कोई देश दूसरे देश अपने देश पर आक्रमण कर दिया, तो हम लोग सब एक होकर लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक होकर लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग खंड नहीं हैं, हम लोग अखंड हैं। तो यही बात यहाँ दर्शाया है कि हम लोग अखंड हैं, यानी हम लोग टूटे हुए नहीं हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग एक होकर अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो हमने देखा कि 42वां संशोधन में 3 बातें जोड़ी गई थी। जो 1976 में घटना हुआ था, 42वां संशोधन 1976 में, पंथनिरपेक्ष, उसके बाद समाजवाद, अखंडता, और इसी को हम लोग बोलते हैं लघु संविधान। तो एग्जाम में एकदम VBI क्वेश्चन देखिए पूछेगा, कैसे आपको पूछेगा लागू कब हुआ प्रस्तावना, तो 26 नवंबर 1949 को पूछेगा कि इसमें संशोधन कब हुआ, तो 42वां संशोधन। अभी तक मात्र एक संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, 1976 में। और इसमें कौन शब्द जोड़े गए, तो पंथ निरपेक्ष, उसके बाद हमने देखा समाजवाद, उसके बाद देखे अखंडता। तो यही 3 शब्द जोड़ा गया है संशोधन करके, और प्रस्तावना को ही हम बोलते हैं लघु संविधान। मैं यहाँ आप लोग को जो भी बताऊंगा, इसका और अगर डीप में आपको नॉलेज लेना है तो कोई आप एक किताब पकड़ लीजिए और उस किताब से आप रेगुलर अध्ययन करते रहिए। उससे क्या होगा कि आप इससे और ज़्यादा सीख पाएंगे। हम आपको यहाँ एक गाइडलाइन करते हैं, एक रास्ता बताते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो हम लोग प्रस्तावना के बारे में देख लिए कि किस तरह से प्रस्तावना हुआ है लागू, यह न्यायालय में कैसे पड़तनीय नहीं है, इसमें कैसे मूल बात को छोड़ करके संशोधन किया जा सकता है, और कैवां संशोधन अभी तक हुआ, कै बार हुआ, और उसके बाद कौन सा शब्द जोड़ा गया, और इसको लघु संविधान भी क्यों कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानने के बाद थोड़ा जानेंगे कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है, और अनुसूची क्या है। तो प्रस्तावना हम लोग देखा, अब हम लोग भाग देखेंगे। क्या है ना, पाउस किए हुए हो ना। तो हम लोग प्रस्तावना के बाद देखेंगे भाग और अनुच्छेद। भाग क्या होता है, बहुत लोगों को संविधान में इस बात को समझ में नहीं आता है कि भाग क्या है और अनुच्छेद क्या है, और लोग रटते रहते हैं। तो रटने से नहीं होता, जब तक उसको समझिएगा नहीं तब तक रटने से आपको कोई फायदा नहीं है, तुरंत भूल जाइएगा। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे भाग और अनुच्छेद, और आपको जो बच जाएगा शेष उसे मैं आगे देखूंगा, और साथ में अनुसूची भी अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो भाग जो है वो है विषय सूची से संबंधित, विषय सूची, और अनुच्छेद जो है वो पृष्ठ संख्या से है, पृष्ठ संख्या से है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा होगा कि कोई किताब जब हम पढ़ते हैं तो किताब में कोई एक शीर्षक होता है, उसका विषय सूची होता है। जैसे मान के चलिए कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं हार की जीत, तो हार की जीत जब कोई पेज किताब लेकर हम कहानी पढ़ेंगे तो वो मेन आपका शीर्षक हो गया, विषय सूची हो गया, वो मेन विषय सूची आपका हो गया भाग। और उसके अंदर तो कोई भी कहानी 1 पेज 2 पेज में तो खत्म नहीं होता है, तो 2 पेज 3 पेज 4 पेज जितने पेज हमको पृष्ठ संख्या पढ़ने की जरूरी पड़ेगा, वो जितना पृष्ठ संख्या होगा वो उसको हम बोलते हैं अनुच्छेद। मान के चलिए कि मैं कोई पढ़ रहा हूँ कि लेसन नंबर 5 है, तो 5 लेसन का जो विस्तार जो हम पढ़ेंगे वो हो सकता है कि 5 पेज में जाए, 6 पेज में जाए, 5, 6, 7, 8 पेज में जाए। तो जो पृष्ठ संख्या होता है वो होता है आपका अनुच्छेद,
और जो आपका विषय सूची होता है, जो शीर्षक होता है, वो कहलाता है भाग। तो इसके बारे में विस्तार से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि कोई पैसा आपका नहीं लगता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कमेंट कीजिए जो क्वेश्चन में डाउट हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।